क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं कि इसको ऐसे हम जाने दे दें, इसको जाने नहीं देंगे ऐसे हम, जब तक आपके दिमाग में चल नहीं जाता है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, ऐसे किसी भी चीज को थोड़े जाने देते हैं, नहीं। यही तो अंतर है और में और हम में, समझे। फंडामेंटल राइट। देखिए, बात अगर आप पिछले क्लास की करेंगे तो पिछले क्लास में जो है आपको बतलाया गया था मौलिक अधिकार की विशेषता के विषय में। मौलिक अधिकार की क्या विशेषता है, क्या विशेषता नहीं है, यह सब बात पिछले क्लास में आपको बतला दिया गया था। आप याद कीजिए, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा। तो याद आ रहा है? मौलिक अधिकार सीमित है या असीमित? क्या है? सीमित है। मौलिक अधिकार अस्थाई है या अस्थाई? मौलिक अधिकार नागरिकों को किसके विरुद्ध प्राप्त? राज्य के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता? किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि, पहले क्वेश्चन तो सुनिए, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है? गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इसलिए ना बोले, क्वेश्चन पहले आप ध्यान से सुनिए कि संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकार में संसद ही संशोधन कर सकती है। 24वां संविधान संशोधन 1971। और किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि 24वां संविधान संशोधन 1971 जायज है और इसमें संशोधन करने का अधिकार भारत की संसद को ही है। केशवानंद भारती वाद 1973। केशवानंद भारती वाद 1973। ये सब बात बताए थे ना जी। हाँ, तो पिछला बात तो आप लोग याद रखते हैं ना, ऐसे भी पीछे के बात तो याद रखना चाहिए भी नहीं, समझ गए। पीछे के बात को याद रखिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए पीछे के बातों को भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आज पढ़ना है, आजे जीना है, उसके बाद कभी नहीं फिर भूल जाना। मौलिक अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 12 बता दिए थे ना? आए, अनुच्छेद 12 नहीं बताया? मैं बताए थे, मैं बताए थे, बताए हैं, बताए ना? क्लास आए थे आप लोग? वीडियो खोल के हम पिछला देखे? हैं? नहीं बताए? बताए? अच्छा ठीक है, बताए हैं तब पर भी ठीक है, नहीं बताए हैं तब पर भी ठीक है। क्या जी, यही चश्मा वाली कहाँ थी इतना दिन से? आए? हाँ, हमको पता है वो नहीं आ रही थी, आप हमको क्या बताइएगा? भर दिन तो विद्यार्थियों को चलाते हैं। कहाँ थी? कहाँ ससुराल गई हुई थी? शादी तो नहीं हुआ है? बकरी चराने गई हुई थी, बकरी। देखिए, समझिए, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद को समझना है क्योंकि मौलिक अधिकार की विशेषता तो बता ही दिए थे और मौलिक अधिकार से संबंधित जो छोटी मोटी जानकारी थी वो बता दिए थे। अनुच्छेदों को समझना है और मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों में ही हर कुछ है। और आपके परीक्षा में सीधे तौर पर मौलिक अधिकार के अनुच्छेद पूछे जाते हैं और सीधे तौर पर आपसे यह पूछ दिया जाता है, प्रावधान दे दिया जाता है, पूछा जाता है इस बात की चर्चा कौन अनुच्छेद में। जैसे आपके बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में है। आपके बिहार दरोगा परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तो आपको अपने दिलो दिमाग में इस बात को बैठा लेना है कि मौलिक अधिकार से संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35, उसको याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन याद कर लेना है समझ बूझ करके, जैसे समझ बूझ करके और भी चीजों को हम लोग याद करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से जो है मौलिक अधिकार को भी समझ बूझ करके जो है याद कर लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 12, जो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार मिला है वो भारत के संविधान के तहत मिला है। और भारत के नागरिकों को मूल अधिकार संविधान के तहत राज्य के खिलाफ मिला है, संविधान के तहत राज्य के खिलाफ मिला है। और मौलिक अधिकार जिसकी चर्चा अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के बीच में है, इसकी शुरुआत जो अनुच्छेद 12 से होती है, अनुच्छेद 12 में सबसे पहले राज्य को ही परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 में सबसे पहले राज्य को ही परिभाषित किया गया है क्योंकि मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को भारत के संविधान के तहत राज्य के विरुद्ध में जाकर मिले हैं, राज्य के विरुद्ध में जाकर मिले हैं। यही कारण है कि अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य क्या है? व्हाट इज ए स्टेट? स्टेट क्या है? राज्य क्या है? देखिए, एक राज्य पॉलिटी प्रारंभ करते समय हम आपको बताए होंगे और एक राज्य आपको यहां पर समझना है, यहां पर यानी अनुच्छेद 12 के राज्य
अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि भारत की संसद राज्य है, संसद द्वारा स्थापित संस्था राज्य है, भारत की सरकार राज्य है, राज्य विधानमंडल राज्य है, विधानमंडल द्वारा स्थापित संस्था राज्य है, राज्य की सरकार राज्य है, स्थानीय निकाय की संस्थाएं राज्य है और स्थानीय निकाय द्वारा स्थापित संस्था भी राज्य है। तो सीधा तौर पर इस बात को ध्यान में रखना है आपको, भारत की संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय निकाय, ये तीनों अपने आप में राज्य है। और इतना ही नहीं बल्कि भारत सरकार, राज्य सरकार और जो निम्न स्तरीय सरकार है वो भी अपने आप में राज्य है, वो भी अपने आप में राज्य है। और भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था भी अपने आप में राज्य है, जैसे ओएनजीसी राज्य है, बीएसएनएल राज्य है, एलआईसी राज्य है, ये सब राज्य। पटना यूनिवर्सिटी राज्य है, राज्य है, सरकार द्वारा स्थापित है, सरकार के दिशा निर्देश में चलता है, सब राज्य, सब राज्य। तो अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है और राज्य को परिभाषित करते हुए जितने भी संस्थानों का नाम हमने आपके साथ साझा किया है ये सभी अपने आप में राज्य है और उस प्रकार की सभी संस्थाएं भी अपने आप में राज्य है। बीएसएनएल तो हमने एक एग्जांपल सेट किया आपके लिए, ओएनजीसी हमने आपके लिए एक एग्जांपल सेट किया, पटना यूनिवर्सिटी हमने आपके लिए एक एग्जांपल सेट किया। ये सभी राज्य है, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं, ये सभी राज्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। अगला अनुच्छेद है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या है? देखिए ऐसे अनुच्छेद 13 को देखेंगे तो अनुच्छेद 13 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 13 में बहुत कुछ है। अनुच्छेद 13 में क्या है ये बात हम आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अनुच्छेद 13 की विशेषता को आप जान लीजिए। अनुच्छेद 13 की विशेषता को आप जानिए। अनुच्छेद 13 में क्या है ये बात हम नहीं बताए हैं अभी, आगे हम आपके साथ साझा करेंगे, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन अनुच्छेद 13 की सबसे बड़ी विशेषता या अनुच्छेद 13 की मूल विशेषता क्या है उसे समझना है। अनुच्छेद 13 की मूल विशेषता, अनुच्छेद 13 की मूल विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन है। अनुच्छेद 13 की मूल विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन है। न्यायिक पुनर्विलोकन है, जुडिशियल रिव्यू है। अब सवाल यह उठता है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, यानी अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू क्या है। अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू क्या है? एक तो पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है यह अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। जो जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था है यह आपको अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है। अमेरिकी संविधान की मूल विशेषता है, मूल विशेषता है, मूल विशेषता है अमेरिकी संविधान की, ठीक है। लेकिन इसे संविधान निर्माताओं ने इसे भारत के न्यायिक व्यवस्था में जोड़ा है और आज के डेट में यह न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत में भी विद्यमान है। जो न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था है यह शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू करता है। अब शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत क्या है तो आप सब लोग जानते हैं कि जो सरकार है, भारत सरकार है, भारत सरकार के कुल 3 अंग है। भारत सरकार के कुल 3 अंग है और भारत सरकार का जो कुल 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, विधायिका लेजिस्लेचर और न्यायपालिका जुडिशरी। भारत सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब जैसे आपका शरीर है, आपके शरीर में आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, सब चीज है,
सबका अपना अपना काम है। आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, दिमाग का काम है निर्णय लेना। जैसे आपके शरीर के हर अंग का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक काम होता है। क्या आप आंख से सुन सकते हैं? नहीं। कान से देख सकते हैं? नहीं। मुंह से सूंघ सकते हैं? नहीं। जब भी सूंघना होगा तो नाके से सूंघिएगा, मुंह से थोड़े पता चलेगा। क्या हो रहा है? मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। एक चाट मारेंगे, देख रहे हैं कैसन हाथ है। उठ करके पानी नहीं पीजिएगा 5 दिन तक। जिसको लगता है पता कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। उसको बुखार से कम कुछ लगबे नहीं करता है, उसे ऊपर लग सकता है। इसलिए सिस्टम में रहना, नहीं तो सिस्टम हम हैंग कर देंगे। मारेंगे। तो कार्यपालिका का अपना काम है, विधायिका का अपना काम है और न्यायपालिका का अपना काम है। आप सब लोग को पता है, बताए हुए हैं, क्योंकि हम कार्यपालिका में कौन आता है, विधायिका में कौन आता है, न्यायपालिका में कौन आता है, नहीं बताएं, बताए हुए हैं। कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, महान्यायवादी आते हैं, फलना चिल्ला, ठीक है। विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा आता है, और न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है। ये सब न्यायपालिका में आता है। तीनों अंगों का अपना अलग अलग काम होता है। कार्यपालिका का अपना अलग काम है, विधायिका का अपना अलग काम है, न्यायपालिका का अपना अलग काम है। जैसे आपके आंख का, आपके कान का, आपके नाक का, आपके दिमाग का अलग अलग काम है। आंख का काम नाक नहीं कर सकता है, कान का काम माथा नहीं कर सकता है, नाक का काम मुंह नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से कार्यपालिका का अपना स्पेसिफिक काम है, विधायिका का अपना स्पेसिफिक काम है, न्यायपालिका का अपना स्पेसिफिक काम है। कार्यपालिका का काम विधायिका नहीं कर सकता है, विधायिका का काम न्यायपालिका नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता। सब अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान ने कार्यपालिका को जो काम दिया है, कार्यपालिका उस काम को करने के लिए स्वतंत्र है। संविधान ने विधायिका को जो काम दिया है, विधायिका उस काम को करने के लिए स्वतंत्र है। और संविधान ने न्यायपालिका को जो काम दिया है, न्यायपालिका उस काम को करने के लिए स्वतंत्र है। सभी संस्था स्वतंत्र है अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, और सभी का स्पेसिफिक काम है। जैसे एग्जांपल नाक कान मुंह का हम दे चुके हैं आपको, कितना समझ में आना चाहिए आपको। विधायिका से ही शुरुआत करते हैं। विधायिका की अगर बात करें, मतलब लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें, तो इसका काम क्या है? इसका काम है विधि का निर्माण करना, इसका काम है कानून का निर्माण करना, इसका काम है विधि का निर्माण करना, यानी कानून का निर्माण करना। क्या काम है? कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण करना। अब विधायिका जो कानून का निर्माण करता है, विधायिका सामान्यतः संवैधानिक दायरा में आकर ही कानून का निर्माण करता है, क्योंकि विधायिका को पता है भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए विधायिका संवैधानिक दायरा में आकर ही विधि का निर्माण करता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है। हो सकता है विधायिका संवैधानिक दायरा से ऊपर उठकर अपने आप को बॉस समझे, विधायिका अपने आप को बॉस समझे, अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझे, अपने आप को संविधान से भी ऊपर समझे, और अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हुए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई विधि बना दिया। विधि बनाना है, कोई भी विधि बना सकता है। अरे अगर मान लिया जाए इसको विधि बनाना है, कानून का निर्माण करना है, ये तो कोई जरूरी नहीं है कि संवैधानिक दायरे के तहत ही कानून बनाएगा। और यह भी कोई जरूरी नहीं है, यह भी कोई जरूरी नहीं है कि संवैधानिक दायरा से बाहर ही जाकर कानून बनाएगा। इसको विधि निर्माण का अधिकार है। जैसे मन वैसे विधि बनाएगा, जो मन वो विधि बनाएगा, जैसे मन वैसे विधि बनाएगा, जो मन वो विधि बना सकता है। बना सकता है? आए नहीं बना सकता? बना सकता है, बना सकता है। तो विधायिका यानी लोकसभा राज्यसभा वैसा विधि ना बनाए, वैसा विधि ना बनाए जो संवैधानिक दायरों से बाहर हो। राज्यसभा लोकसभा वैसा विधि ना बनाए जो संवैधानिक दायरा से बाहर हो। इसलिए जब विधायिका विधि बनाता है ना, तो विधायिका के द्वारा निर्मित विधि
की जांच न्यायपालिका करता है, न्यायपालिका करता है। और न्यायपालिका जांच करके यह बतलाता है कि विधि संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर विधि संविधान सम्मत होता है तो न्यायपालिका कहता है विधि संवैधानिक दायरा में है, इसे लागू कर दीजिए। और अगर विधि संविधान सम्मत नहीं होता है तो न्यायपालिका कहता है कि विधि संविधान सम्मत नहीं है, इसे समाप्त कर दिया जाए, इसे समाप्त कर दिया जाए। देखिए, तीनों सरकार के जो अंग है वो अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन सभी का एक दूसरे पर नियंत्रण भी है। इस लाइन को आप गौर से अंदर जाने दीजिएगा, ध्यान से। सरकार के जो तीनों अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों अपना अपना काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन तीनों का एक दूसरे पर नियंत्रण है, कंट्रोल है। तीनों का एक दूसरे पर कंट्रोल है, नियंत्रण है। कैसे नियंत्रण है? तो विधायिका जो विधि बनाया, विधि बनाने के लिए स्वतंत्र है, विधि यही बना सकता है। विधि बनाने का अधिकार ना कार्यपालिका को है ना न्यायपालिका को है, विधि बनाने का अधिकार इसी को है, यही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता है। तो सब अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन तीनों का एक दूसरे पर कंट्रोल है। विधायिका जो विधि बनाया है उसकी जांच न्यायपालिका करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा और कहेगा कि यह संविधान सम्मत है या नहीं है। तो न्यायपालिका विधायिका के कार्यों पर कंट्रोल कर रहा है ना जी? नहीं कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है तब तो कह रहा है जांच करके कि संविधान सम्मत है या नहीं। अगर संविधान सम्मत है तो ठीक है, अगर संविधान सम्मत नहीं है तो खत्म कीजिए उसको, खारिज कीजिए उसको। तो कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? विधायिका पर न्यायपालिका का कंट्रोल नहीं हुआ? हुआ। अब दूसरा है कार्यपालिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ये आदेश देते हैं, आदेश, ऑर्डर होता है इन लोगों का, ऑर्डर देते हैं ये लोग। देखिए ना, मोदी जी आकर के रात को 8 बजे टेलीविजन पर घोषणा कर देते हैं, फलना तारीख के रात में 12 बजे से 500,000 का नोट बंद है, फलना तारीख के रात 12 बजे से लॉकडाउन की घोषणा कर रहे हैं, जो जहां है वहीं रुक जाए। मोदी जी क्या करते हैं? आदेश देते हैं। और मोदी जी जो आदेश देते हैं उस आदेश को पदाधिकारी सब लागू करवाता। पुलिस, जैसे मोदी जी का आदेश आया, पुलिस सब रोड पर खड़ा हो गया, किसी को बाहर नहीं जाने दे रहा था, तो कार्यपालिका आदेश देता है। लेकिन कार्यपालिका जो आदेश देता है वो सामान्य तौर पर संवैधानिक दायरा में ही रहकर कार्यपालिका आदेश देता है, क्योंकि उसे पता है अगर संवैधानिक दायरा से बाहर जाकर हम आदेश देंगे तो हमारा वो आदेश खारिज हो सकता है, हमारा वो आदेश समाप्त हो सकता है, तो इसलिए कार्यपालिका संवैधानिक दायरा में रहकर ही आदेश देता है। लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे मोदी जी अभी तानाशाह बनकर के बैठे हुए हैं, जिस पे बोलना चाहिए उस पे बोलेंगे नहीं। मणिपुर पे बोलना चाहिए 1 घंटा तो 2 मिनट में निपटा देंगे, कांग्रेस पे 2 मिनट बोलना चाहिए तो उस पर 2 घंटा बकेंगे। तो कार्यपालिका जो आदेश देता है, सामान्य तौर पर वो आदेश संवैधानिक दायरा में ही होता है, सामान्य तौर पर वो आदेश संवैधानिक दायरा में ही होता है। लेकिन कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अपनी मनमानी ना कर सके, सत्ता के नशे में चूर ना हो सके, इसलिए इनके द्वारा जो जारी आदेश होता है, उस आदेश की जांच न्यायपालिका करता है। और उस आदेश की जांच न्यायपालिका करके यह बतलाता है कि आदेश संवैधानिक दायरा में है या नहीं है, संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर कार्यपालिका के आदेश संवैधानिक दायरा में है, संविधान सम्मत है, तो वह आदेश लागू रह सकता है। और अगर कार्यपालिका के आदेश संवैधानिक दायरा में नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, न्यायपालिका उसको खारिज कर सकता है, न्यायपालिका उसको समाप्त कर सकता है। और न्यायपालिका यह कह करके समाप्त करेगा कि संवैधानिक दायरा में आपका आदेश नहीं है, संविधान सम्मत आपका आदेश नहीं है। भले आप राष्ट्रपति हैं, भले आप प्रधानमंत्री हैं, लेकिन देश राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से, देश चलता है संविधान से। तो देश संविधान से चलता है, इसलिए संवैधानिक दायरा में जो आपका आदेश होगा वो लागू होगा, नहीं तो बाद बाकी आदेश हम आपका खारिज कर देंगे, समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो अब यहां पर इस बात को आप समझिएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। अब यहां पर आते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। यह न्यायिक पुनर्विलोकन की विशेषता बता रहे थे।
और इसी विशेषता में यह भी बात छुपा हुआ है कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। अब कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, विधायिका द्वारा निर्मित विधि संविधान सम्मत है या नहीं, इसकी जांच न्यायपालिका करता है और बतलाता है कि संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर संविधान सम्मत है तो कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश लागू हो जाते हैं, विधायिका द्वारा निर्मित विधि लागू हो जाते हैं, और अगर संविधान सम्मत नहीं है तो वह खारिज हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है, इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायपालिका को दिया गया है, और न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार न्यायपालिका को इसलिए दिया गया है क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है, न्यायपालिका को ही है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही है, और सुप्रीम कोर्ट को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए शिक्षित होना जरूरी है, क्योंकि जब आप शिक्षित होंगे तभी आप वकील बन सकते हैं और तभी आप न्यायाधीश बन सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने के लिए शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। अंगूठा छाप व्यक्ति भी उस पद पर आसीन हो सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए शिक्षा की कोई जरूरत नहीं है, अंगूठा छाप व्यक्ति भी बन सकते हैं। तो ये जो कार्यपालिका विधायिका होता है, ऐसे इसमें पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, कार्यपालिका विधायिका में पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यहां के लोग पढ़े लिखे ही हो, परंतु न्यायपालिका में जरूरी है पढ़े लिखे हो। तो यहां का जो लोग होता है कार्यपालिका विधायिका का, यह अनपढ़ होता है, अनपढ़ व्यक्ति भी बन सकते हैं, लेकिन यहां न्यायपालिका के जो लोग होते हैं उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। यही कारण है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को ही दिया गया है, और दिया जाना भी चाहिए संविधान की व्याख्या का अधिकार। और देश में संविधान का राज कायम रह सके इसलिए देश में संविधान का राज कायम रह सके इसलिए न्यायिक पुनर्विलोकन संबंधी प्रावधान को हमारे देश में भी अपना लिया गया है। यह बेहतर व्यवस्था है। बात अगर न्यायिक पुनर्विलोकन की करें, इसकी चर्चा स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। इसकी चर्चा स्पष्ट तौर पर भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर इसकी चर्चा कई अनुच्छेदों में है, जैसे अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226, इन सभी अनुच्छेदों में प्रत्यक्ष तौर पर तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है। सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा है, तो जो आंसर होता 13, 32 और 226, 13, 32 और 226। और एनडीए सीडीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हम देख रहे हैं स्पेशली 2213 वैकेंसी को पढ़ाने के दौरान ये महसूस किए कि कुछ प्रश्न एनडीए सीडीएस के रिपीट करता है बिहार दरोगा, कुछ प्रश्न, सब नहीं, कुछ प्रश्न एनडीए सीडीएस का रिपीट करता है बिहार दरोगा। और जानते हैं मजे की बात यह है कि एनडीए सीडीएस का जो क्वेश्चन बिहार दरोगा रिपीट करता है, हाल के 1-2 वर्षों के प्रश्न को ही रिपीट करता है, बहुत बैक भी नहीं जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मान लिया जाए आपका परीक्षा 2024 में होता है, अगर मान लिया जाए आपका परीक्षा 2024 में होता है और आपका परीक्षा 2024 में ही होगा, 2023 में तो कोई चांस ही नहीं बनता है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। इसी आधार पर हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर 2024 में आपका परीक्षा होता है, 2023, 2022, मैक्सिमम 2021 से 2024 के बीच में जो एनडीए सीडीएस हुआ है, उसके जो जीएस के प्रश्न है उसको आपको देख लेना चाहिए। देख लेंगे तो 2-4-5 क्वेश्चन फायदे में आप रहेंगे, फायदा में आप रहेंगे। पूछता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है। ये हमने स्पेशली 2213 परीक्षा को दिलवाते हुए महसूस किया कि ऐसा हो रहा है, तो ये बात हम आपके साथ साझा किए। तो आशा करते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन आप समझे होंगे। समझे कि नहीं? समझ गए ना? अरे सीधा समझिए ना महाराज। न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब सब चीज को कंट्रोल करना, और सब चीज को कंट्रोल कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। दिमाग, समझे? दिमाग, सब चीज को कंट्रोल हमारा दिमाग ही करता है, समझे? और दिमाग से बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 13 को समझते हैं। ये तो अनुच्छेद 13 की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, अनुच्छेद 13 की जो मूल विशेषता थी, उस विषय में हम आपको समझा रहे थे। अब यहां पर हम लोगों को इस बात को समझना है कि अनुच्छेद 13 में क्या है। अगर आप मूल विशेषता समझ गए हैं तो अनुच्छेद 13 भी आराम से समझ जाइएगा कि क्या है क्या नहीं है। अनुच्छेद 13 को एक लाइन में कहे, समझने के लिहाज से, याद रखने के लिहाज से, तो एक लाइन में कह सकते हैं अनुच्छेद 13 के तहत
मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। एक लाइन में यह बात कह सकते हैं, अनुच्छेद 13 के तहत हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। अनुच्छेद 13 के तहत हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। अनुच्छेद 13 के तहत हमारे मौलिक अधिकार की रक्षा होती है। समझने के लिए कहे तो यह बात हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन किताबी भाषा में क्या कहा गया है, इसको आपको समझना है। किताबी भाषा में अनुच्छेद 13 का क्लाउज 1, अनुच्छेद 13 का क्लाउज 1 यह कहता है कि संविधान लागू होने से पहले निर्मित, संविधान लागू होने से पहले निर्मित, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले निर्मित, 26 जनवरी 1950 से पहले निर्मित कोई भी विधि, कोई भी कानून, कोई भी उपनियम, कोई भी नियम, कोई भी अध्यादेश, 26 जनवरी 13 का क्लाउज 1 यह कहता है कि संविधान लागू होने से पहले बनी कोई भी विधि या कानून अगर भाग 3 में वर्णित, भाग 3 में वर्णित, संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, का उल्लंघन करता है, तो वह विधि मान्य नहीं होगा, वह विधि मान्य नहीं होगा। एक बार फिर से इस पूरे लाइन को हम दोहरा रहे हैं, समझिएगा। अनुच्छेद 13 का क्लाउज 1 यह कहता है, यह कहता है, उससे पहले एक बात समझिए। जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था तो ब्रिटेन की संसद भारत में शासन चलाने को लेकर समय समय पर कुछ विधि, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ अध्यादेश पारित किया और भारत में लागू किया, भारत में लागू किया। और वो पूर्णतः तो नहीं, अभी भी भारतवर्ष में थोड़ा बहुत लागू है, अभी भी भारतवर्ष में थोड़ा बहुत क्या है, लागू, लागू है। तो अनुच्छेद 13 का क्लाउज 1 यही कहता है कि संविधान लागू होने से पहले निर्मित अगर कोई कानून है और वह कानून भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को सीमित करती है या उसका उल्लंघन करती है तो वह विधि मान्य नहीं होगी। मतलब संविधान लागू होने से पहले अगर अंग्रेजों ने कोई विधि बनाया था, वो विधि हमारे मौलिक अधिकार को सीमित करती है, तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित वह विधि मान्य नहीं हो, अंग्रेजों द्वारा निर्मित वह विधि मान्य। 13 का क्लाउज 1 यह कहता है। अब इसके बाद आगे है 13 का क्लाउज 2, 13 का क्लाउज 2, 13 का क्लाउज 2 यह कहता है कि संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद की चर्चा भी अनुच्छेद 13 में ही है, अनुच्छेद 13 में ही है। और विधि या कानून की बात करें तो विधि या जो कानून है वो दो प्रकार का होता है। एक कहने के लिए नहीं गए, डेली, मतलब संविधान लागू होने से पहले 1950 के विधि, कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ अध्यादेश पारित किया और भारत में लागू किया, भारत में लागू किया। और वो पूर्णतः तो नहीं, अभी भी भारतवर्ष में थोड़ा बहुत लागू है, अभी भी भारतवर्ष में थोड़ा बहुत क्या है, लागू, लागू है। तो अनुच्छेद 13 का क्लाउज 1 यही कहता है कि संविधान लागू होने से पहले निर्मित अगर कोई कानून है और वह कानून भाग 3 यानी मौलिक अधिकार
को सीमित करती है या उसका उल्लंघन करती है तो वह विधि मान्य नहीं होगी। मतलब संविधान लागू होने से पहले अगर अंग्रेजों ने कोई विधि बनाया था, वो विधि हमारे मौलिक अधिकार को सीमित करती है, तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित वह विधि मान्य नहीं हो। अंग्रेजों द्वारा निर्मित वह विधि मान्य। 13 का क्लाउज 1 यह कहता है। अब इसके बाद आगे है 13 का क्लाउज 2। 13 का क्लाउज 2। 13 का क्लाउज 2 यह कहता है कि संविधान लागू होने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद भारत में विधि बनाने का अधिकार, भारत में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया। भारत में विधि बनाने का अधिकार, भारत में कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दिया गया। और भारत की संसद ही सभी मामलों पर विधि या कानून बनाने का काम करती है संविधान लागू होने के बाद। संविधान लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से भारत की संसद ही भारत में हर प्रकार की विधि या कानून का निर्माण करती है। तो 13 का क्लाउज 2 यह कहता है कि अगर संविधान लागू होने के बाद भारत की संसद ने कोई विधि बनाया हो, भारत की संसद ने कोई विधि बनाया हो और वह विधि भी अगर भाग 3 यानी मौलिक अधिकार को सीमित या समाप्त करता है तो वह विधि भी मान्य नहीं होगा। वह विधि भी मान्य नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब देखिए आप, कुल मिलाकर यह बात नहीं कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताइए थोड़ा सोचिए। मतलब संविधान लागू होने से पहले कि कोई विधि मौलिक अधिकार को सीमित करता है तो वह मान्य नहीं होगा। संविधान लागू होने के बाद कोई विधि मौलिक अधिकार को सीमित करता है तो वह भी मान्य नहीं। तो कुल मिलाकर के तो मौलिक अधिकार की रक्षा कर रहा है अनुच्छेद 13। और अनुच्छेद 13 को भले हम लोग चंद मिनटों में निपटा ले, लेकिन अनुच्छेद 13 में बहुत कुछ है। परंतु आपका जो बिहार दरोगा परीक्षा है अनुच्छेद 13 पूछता ना है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूछे ना, पूछ भी सकता है, समझे? तो अब यहां पर आगे आप समझिएगा अनुच्छेद 13 में और क्या है। अनुच्छेद 13 में और भी बहुत कुछ है। और भी बहुत कुछ क्या है? विधि, कानून या अध्यादेश। विधि, कानून या अध्यादेश। जानते हैं इस चैप्टर को अगर अच्छे से पढ़ा जाए ना, सलीके से, तो हमको लगता है इस चैप्टर में बहुत कुछ है। और पूरे संविधान की अगर आप बात करेंगे ना, जैसे गांधी मैदान पटना का केंद्र बिंदु है, वैसे जो मौलिक अधिकार चैप्टर है ये पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। सब चीज इसके इर्द गिर्द घूमता है, टोटल चीज। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो, संविधान संशोधन हो या कुछ भी हो, सब चीज इसके इर्द गिर्द घूमता है। अगर आप पटना आए हैं तो गांधी मैदान के इर्द गिर्द आप एक बार घूमिए लीजिएगा, समझ गए? कहने के लिए नहीं गए, डेली जाते होंगे। हाँ, तो नहीं गए तो हम आपका ठेका लिए हैं। हाँ, समझिए। तो मौलिक अधिकार के इर्द गिर्द पूरा पॉलिटी घूमता है, पूरा पॉलिटी, समझे? तो मौलिक अधिकार ऐसा चैप्टर है ना, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक हर परीक्षा प्रश्न पूछता है। और उतना आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको यूपीएससी बीपीएससी मेंस थोड़े देना, जिसको देना है वो अपना पढ़े, समझे? आपको तो बिहार दरोगा को दरोगे रहने दीजिए, समझे? बीपीएससी यूपीएससी मत बनाइए। चलिए, 10 से 12 बैच का कुछ लड़का होगा यहाँ पे, ठीक है? इस बैच में तो है, ये है। तो उस बैच में मॉडर्न का बड़ी व्यापक नोट दे दिए हैं, समझे? हाँ, बायोलॉजी बराबर मॉडर्न, उससे भी मोटा। वो तो हम 5 चैप्टर नहीं देने जा रहे हैं आगे, काहे कि उससे पहले ही लोगों का जो है आने लगा बहुत सारा चीज उस बैच के छात्रों का, तो छांट लिए, 5 चैप्टर नहीं देंगे, ठीक है? तो ज्यादा पढ़ाना भी जरूरी ना है। उस बैच का एक बच्चा, देखिए हम अपने जीवन से संबंधित छोटे से छोटे चीजों पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है? और अगर बात पढ़ाने की हो तो उसमें तो हम ध्यान देवे करेंगे। तो एक कोई मेरा वीडियो गया था कहीं पे, ठीक है? अब कहाँ गया हमको नहीं पता है उतना, लेकिन हमारे कुछ समर्थक भी तो हैं, बहुत सारे समर्थक हैं हमारे, समझ गए? तो कुछ लोग जो है 10 से 12 बैच का एक लड़का जो है कमेंट किया कि उसके कमेंट से एहसास हुआ, वो कमेंट हमारे पास भी आया था, ठीक है? तो फिर हम जाकर के देखे, तो हम उस पर गहन चिंतन मनन किए, तो हमको पता चल गया कि वो बच्चा 10 से 12 बैच का ही है, समझे? तो इसलिए 5 चैप्टर छांट लिए। एक कमेंट पे उसका 5 चैप्टर छटा गया, समझे? तो इसलिए सोच समझ करके। कमेंट ये था कि वही जो थोड़ा देर पहले हम बोले हैं, दरोगा को दरोगा ही रहने दे, रोशन आनंद दरोगा को यूपीएससी बीपीएससी ना बनाए, ठीक है? यही कमेंट था। और भी था उसमें, अब निगेटिव किया था तो कुछ ना कुछ लिखता ही, और कुछ था, ठीक है? और कुछ था, लेकिन ऐसा कुछ था कि वैसा कोई बात ही नहीं था, तो इसलिए हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए, समझ गए? तो आ जाइए अब अनुच्छेद 13। देखिए, मन से पढ़ाने दीजिए,
मन से पढ़ाने दीजिए। मतलब देखिए, एक बार अगर हमसे पढ़ लिए ना, हमसे बिट्टू झा सर से पढ़ लिए ना पूरा जीएस, तो हम आपको बता रहे हैं, आपको किसी भी वनडे परीक्षा में, चाहे आप ग्रुप डी में बैठिए और चाहे आप यूपीएससी में बैठिए, सिर्फ करंट बढ़िया से देख लीजिएगा और थोड़ा कॉमन सेंस होना चाहिए। किसी भी वनडे परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगा अगर मन से पढ़ा दिए तो, समझे। और हम लोग मन से ही पढ़ाते हैं और यही कारण है कि समय भी लेते हैं। अरे पढ़ाते हैं तो समय लगबे करेगा। आप कहिएगा खत्म करने के लिए, तो खत्म तो चुटकी का सवाल है हम लोग के लिए, समझ गए। तो ज्यादा पढ़ाना भी ठीक ना है, समझे। तो इसलिए हम चाहते हैं अब दरोगा को दरोगा ही रहने दे, यूपीएससी बीपीएससी नहीं बनने दे। तो इसलिए अनुच्छेद 13 को अब खत्म करने जा रहे हैं लास्ट लाइन के साथ। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में ही इस बात की भी चर्चा है कि विधि क्या है, कानून क्या है, या अध्यादेश क्या है, अध्यादेश क्या है, नियम क्या है, उपनियम क्या है, ये सब क्या है, इस बात की चर्चा भी अनुच्छेद 13 में ही है, अनुच्छेद 13 में ही है। और विधि या कानून की बात करें तो विधि या जो कानून है वो दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई और एक अस्थाई। विधि या कानून जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अस्थाई और दूसरा अस्थाई। भारत की संसद या राज्य विधानमंडल, भारत की संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा जो निर्मित विधि होता है वह अस्थाई होता है। भारत की संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित जो विधि होता है वह अस्थाई होता है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश, यह अस्थाई विधि या कानून होता है। अस्थाई विधि या कानून होता है क्योंकि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है वो मैक्सिमम 6 माह तक लागू रह सकता है, लेकिन भारत की संसद ने या राज्य विधानमंडल ने जो विधि बनाया है वो तो हमेशा लागू रहेगा। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लागू किया है, शराबबंदी कानून 2016 से अब तक लागू है और आगे भी लागू रहेगा। तो ये चीज है, इसको आप याद रखिएगा। ये कहानी हुई अनुच्छेद 13 की। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे जाइएगा ना अनुच्छेद 13 में, तब दिक्कत हो जाएगा, तब दरोगा दरोगा नहीं रहेगा, यूपीएससी बीपीएससी हो जाएगा। तो इसलिए दरोगा को दरोगा ही रहने दें। आगे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। देखिए, पिछले क्लास में ही हम आपको यह भी बात बताए थे कि मौलिक अधिकार भारत के मूल संविधान में, मौलिक अधिकार भारत के मूल संविधान में 7 प्रकार का था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। तत्पश्चात मूल अधिकार की संख्या 6 हो गई, और मूल अधिकार की संख्या जो 6 हो गई उसमें एक समानता का अधिकार है, उसमें एक समानता का अधिकार है। और जो उसमें एक समानता का अधिकार है, समानता के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 14 से 18। समानता के अधिकार की चर्चा है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से 18। तो अब हम अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 की चर्चा बारी बारी से करेंगे। देखिए, हर अनुच्छेद 14 से 18, कोई भी अनुच्छेद अगर आप उठा करके देख लीजिए तो वो अनुच्छेद भारत के भीतर किसी ना किसी रूप में समानता स्थापित करने की बात करता है। मतलब सब एक समान है, सब एक समान है, लड़का हो लड़की हो या कोई भी हो, सब एक समान है, सब एक समान है। जैसे ईश्वर, ईश्वर के लिए सब एक समान है, भगवान के लिए सब एक समान है। जैसे माता पिता, माता पिता के लिए उनका हर संतान एक समान है, हर संतान एक समान होता है। तो जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 है यह समानता स्थापित करने की बात करता है, और समानता स्थापित करने की बात करते हुए यह कहता है कि हर कोई राज्य के नजर में, राज्य के नजर में, मतलब भारत सरकार के नजर में, भारत की संसद के नजर में, राज्य विधानमंडल के नजर में, राज्य सरकार के नजर में हर कोई एक समान है, हर कोई एक समान है। 14 से 18 में आपको यही मिलेगा। अब बारी बारी से अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। लेकिन ठीक है, 14 से 18 समानता है, लेकिन अपवाद हर चीज में होता है, एक्सेप्शन हर चीज में होता है, एक्सेप्शन हर चीज में होता है। तो अपवाद को भी देखेंगे। तो सबसे पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 इसमें है विधि के समक्ष समानता, इसमें विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण, दोनों प्रकार की बात की गई है, दोनों बात की गई है अनुच्छेद 14 में ही। और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, यानी संविधान के मूल ढांचा को सुप्रीम कोर्ट ने जो 1973 के केशवानंद भारती केस में डिफाइन किया, उसमें अनुच्छेद 14 को संविधान के मूल ढांचा में शामिल किया। अनुच्छेद 14 संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, और अनुच्छेद 14 संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसको संसद भी समाप्त नहीं कर सकता, और इसमें संसद भी कोई परिवर्तन
नहीं कर सकता है, संसद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है। इसका मतलब यह होता है कि विधि यानी कानून, कानून के समक्ष हर कोई एक समान है, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, कानून के समक्ष सब एक समान है। और हमारे संविधान में जो यह प्रावधान किया गया है कि कानून के समक्ष सब एक समान है, कानून के समक्ष सब एक समान है, इसलिए तो बड़े बड़े राजनेताओं को भी जेल जाना पड़ता है, बड़े बड़े राजनेताओं को भी, बड़े बड़े मिनिस्टर को जेल जाना पड़ता है। आज तक भारत के इतिहास में कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं गए, नहीं गए। अरे इंदिरा गांधी जेल गई तो भ्रष्टाचार के मामला में जेल गई, भ्रष्टाचार के मामला में इंदिरा गांधी जेल नहीं गई थी, समझे। इंदिरा गांधी से तो बदला लिया गया। कौन बात का बदला? तो 1975 में इंदिरा गांधी जो है आपातकाल लागू की और जो भी नेता उनके खिलाफ बोला सबको जेल में ठूस दी, बंद कर दी जेल में। और फिर जब 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो वही 1975 का बदला इंदिरा गांधी से लिया गया था। और इंदिरा गांधी का जब अरेस्टिंग हुआ था, देश हिल गया था, समझ गए, देश हिल गया था। और फिर वो गिरफ्तारी इंदिरा गांधी के लिए अमृत साबित हुआ। 1980 में चुनाव हुआ, पूर्ण बहुमत से इंदिरा गांधी सरकार बनाई, समझ गए। राजनीति में छोटा छोटा घटना का बड़ी महत्व होता है, और वो घटना इंदिरा गांधी के लिए संजीवनी साबित हुआ। मुश्किल से चंद घंटा हमको लगता है जेल में रही होगी, चंद घंटा, समझे। तो और चंद घंटा की वजह से प्रधानमंत्री बन गई। तो नेता के लिए, तो नेता का मतलब क्या होता है? नेता जेल गया मतलब वो और बेहतर बन के आता है, समझे। नेता जेल जाने से थोड़े डरता है, नहीं डरता है, समझ गए। चलिए, आप लोग को भी नहीं कुछ होगा तो नेता बनिएगा, समझे, और क्या कीजिएगा। सबसे ज्यादा पावर तो नेता को होता है क्या। चलिए शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। देखिए, अनुच्छेद 14 जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है और विधियों के समान संरक्षण की बात करता है, इसमें जो विधि के समक्ष समानता की बात है ये ब्रिटेन से लिए गए हैं, ब्रिटेन के उपबंध है ये। और विधियों के समान संरक्षण यानी एक प्रकार का लोग एक ही विधि से शासित होगा, एक प्रकार का लोग एक ही विधि से शासित होगा। विधि के समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से लिए गए, अमेरिका। और देखिए, इसका कुछ अपवाद है, कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो इसका अपवाद बनता है। विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष सब लोग एक समान है, इसका अपवाद बनता है। जैसे इसका एक अपवाद है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को लेकर, राष्ट्रपति और राज्यपाल होगा या नहीं, राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर परमादेश जारी नहीं हो सकता है, तो कैसे विधि के समक्ष समानता हो गया? यानी कानून के समक्ष कहा जा रहा है सब एक समान है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को लेकर परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल को लेकर आदेश न्यायालय नहीं दे सकता है, राष्ट्रपति राज्यपाल को न्यायालय आदेश नहीं दे सकता है। और देखिए, परमादेश एक प्रकार का रीट होता है। आगे अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 32 पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा रीट 5 प्रकार का होता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। उसमें परमादेश रीट तब जारी किया जाता है जब किसी सरकारी पद पर या लोक महत्व के पद पर बैठे हुए पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है, तब परमादेश रीट जारी किया जा सकता है। यानी जब कोई सरकारी पदाधिकारी अपना काम सही से नहीं करता है तो फिर उनके खिलाफ परमादेश रीट जारी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ परमादेश रीट जारी नहीं किया जा सकता, इन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता। ये अपने पद पर रहते हुए काम करे या ना करे, इन्हें आदेश नहीं दिया जा सकता है। अब कहिएगा इन्हें आदेश क्यों नहीं दिया जा सकता है? एक बात बताइए, आप नैतिकता के आधार पर क्या अपने पिता या अपने दादा को आदेश दे सकते हैं? नहीं दे सकते, कभी नहीं दे सकते। अगर थोड़ा भी नैतिकता आप में बचा हुआ होगा तो आप कभी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वैसे ही भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक वरीयता क्रम होता है, रैंकिंग। राष्ट्रपति पहला नंबर, उपराष्ट्रपति दूसरा नंबर, प्रधानमंत्री तीसरा नंबर, राज्यपाल चौथा नंबर। ऐसा होता है ना जी, ऐसा होता है। तो इस आधार पर तो आप सोचने के लिए और भी बहुत कुछ सोच लेंगे
लेकिन हमारे संविधान में ही यह कह दिया गया है कि इन दोनों के खिलाफ रिट नहीं जारी किया जा सकता है। और इन दोनों के खिलाफ रिट इसलिए नहीं जारी किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों संवैधानिक प्रमुख हैं। संविधान इन्हें ही प्रमुख मानता है। भारत देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, और भारत के भीतर जो राज्यसभा है उसका संवैधानिक प्रमुख राज्य का राज्यपाल। तो ये दोनों अगर अपने पद पर रहते हुए काम नहीं भी करता है तो इन दोनों के खिलाफ रिट नहीं जारी किया जा सकता, परमादेश नहीं जारी किया जा सकता है। तो ये तो अपवाद ना हो गया, जबकि कहा जा रहा है विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष सब एक समान है। कानून के समक्ष सब एक समान है कहा जा रहा है ना जी, कानून के समक्ष सब एक समान है, लेकिन उनके खिलाफ कोई रिट जारी हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये तो अपवाद हो गया। इसके बाद अगला अपवाद है राष्ट्रपति या राज्यपाल। राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। इन दोनों के पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। जबकि अगर आपने गलत किया है, साबित हो गया है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन इन दोनों के पद पर रहते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जा सकता है। तो ये सब विधि के समक्ष समता या समानता के अपवाद है। विधि के समक्ष समता या समानता के क्या है? अपवाद है। और मीडिया को भी, मीडिया जो कि गोदी मीडिया बन चुकी है, मीडिया को भी कुछ मामलों में अपवाद स्वरूप छूट दिया गया है। अपवाद स्वरूप मीडिया को भी कुछ मामलों में छूट दिया गया है। वो भी एक अपवाद की श्रेणी में आता है। खैर वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके परीक्षा में यहां से बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। आपके परीक्षा में यहां से मात्र 3 प्रश्न पूछेगा। एक सीधा पूछेगा विधि के समक्ष समानता कौन अनुच्छेद में, एगो पूछेगा विधि के समक्ष समता या समानता कौन देश से लिया गया, और विधियों के समान संरक्षण कौन देश से लिया गया। यही 3 बात पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ वो नहीं पूछता है। तो ये अनुच्छेद 14 की बात हुई। अनुच्छेद 14 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान के, और जो लोग बतिया रहे हैं अभी समझ नहीं रहे हैं, तो आपको याद नहीं होने वाला है, चाहे लड़का हो या लड़की, आप भ्रम में जी रहे होते हैं। देखिए, याद आपको तभी होगा और याद आपको तभी रहेगा जब आप चीजों को समझेंगे और समझ करके याद करेंगे। सीधा रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, समझे? तो सीधा रट्टा नहीं मारना है, समझ करके रट्टा मारना है। हमारा नीति तो बहुत आदमी को मास्टर बना दिया है, ठीक है। कोई पहले याद करवाता था नहीं, जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, जो सबके पास वो हमारे पास है, समझे? याद करवाने का टेक्नोलॉजी हम ही लाए हैं, समझे? अब तो सब याद करवाने लगा है। अनुच्छेद 15 कहता है, एक लाइन में कहिएगा ना, अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करता है। एक लाइन में अगर कहिएगा तो अनुच्छेद 15 सामाजिक समानता स्थापित करने की बात करता है। सामाजिक समानता यानी इसको समझे तो अनुच्छेद 15 समाज में समानता स्थापित करने की बात करता है। समाज में सब लोग एक समान है, समाज में समानता स्थापित करने की बात करता है अनुच्छेद 15। अब समाज में जो विभेद होता है, समाज में जो विभेद होता है, कौन आधार पर होता है? समाज में विभेद धर्म के आधार पर होता है, हिंदू मुसलमान के आधार पर होता है, जाति के आधार पर होता है, उच्च जाति निम्न जाति, लिंग यानी महिला पुरुष के आधार पर होता है। इसी सब आधार पर समाज में विभेद होता है। तो समाज में जो ये धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, इन आधारों पर जो समाज में विभेद होता है, उस होने वाले विभेद पर प्रतिबंध लगाकर, जो हिंदू मुस्लिम के आधार पर समाज में विभेद होता है, विभेद का मतलब समझ रहे हैं? भेदभाव, जो उच्च जाति निम्न जाति, तुम निम्न जाति को हो, तुम हमारे दरवाजे पे मत आओ, यही तो भेदभाव हुआ। महिला पुरुष, तुम महिला है, घर में रहो, खाना पकाओ, तुमको पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना है। इस सब आधार पर विभेद होता है ना जी, भेदभाव होता है कि नहीं होता है? होता है इस सब आधार पर। और जो भेदभाव होता है उसको समाप्त कीजिएगा तभी ना समानता स्थापित होगा, और उसको समाप्त नहीं कीजिएगा तो समानता कैसे स्थापित होगा? समानता स्थापित नहीं हो सकता है। और आपको अनुच्छेद 15 ही यह भी कहता है कि, अनुच्छेद 15 ही यह भी कहता है कि आप देखते होंगे कोई सिनेमा हॉल हो, कोई होटल हो, या कोई सार्वजनिक स्थल हो, किसी भी समुदाय के लोग हो, जा सकता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो,
सिनेमा हॉल जा सकता है, उसको नहीं रोका जा सकता है। किसी भी धर्म के लोग हो सिनेमा हॉल जा सकता है, होटल में खाना खा सकता है। किसी भी लिंग के लोग हो, सॉरी महिला हो पुरुष हो, महिला हो पुरुष हो, होटल में जा सकती है, जा सकता है, खाना खा सकता है, सिनेमा देख सकती है, देख सकता है, सब चीज कर सकता है। तो देखिए सामान्य तौर पर विद्यार्थी के दिमाग में यह आता है कि सार्वजनिक स्थलों, कुआं, तालाब, होटल, सिनेमा हॉल, इस सब में, ये सब में है, हालांकि मारेंगे मुंह तोड़ देंगे, ये सब में जो सभी लोगों को जाने का अधिकार होता है अनुच्छेद 15, और हम लोगों के दिमाग में होता है अस्पृश्यता कानून, तो अनुच्छेद 17 करता है। तो अनुच्छेद 17 में होगा ऐसा कोई बात नहीं है, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 15 ये में है, अनुच्छेद 15 ये में है। तो आशा करते हैं आप चीजों को समझे होंगे कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। कुछ समझ में आया? आए? और एक लाइन में कहे तो सामाजिक समानता नहीं कह सकते, हाँ या ना? हाँ। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता, और यहां पर 1 मिनट सुनिएगा, सामाजिक समानता का भी कुछ अपवाद है। सामाजिक समानता का अपवाद में एक अपवाद आप जानिए, महिलाओं को गर्भवती होने की स्थिति में जो छूट दिया जाता है, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, अगर आप बेरोजगार हैं तब तो आप ऐसे ही बेरोजगार हैं, तो आपको छूट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में है, मातृत्व का अधिकार, मातृत्व अवकाश का अधिकार, हाँ उसको कहा जाता है मातृत्व अवकाश का अधिकार। अनुच्छेद 15 का अपवाद है मातृत्व अवकाश का अधिकार, अवकाश का अधिकार। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको मातृत्व अवकाश का अधिकार प्राप्त होता है। हर राज्य अपना अलग अलग, कोई राज्य 6 महीना देता है, कोई 4 महीना देता है, सामान्य तौर पर 6 महीना माना जाता है, समझ गए? मातृत्व अवकाश का अधिकार। तो जब एक बात बताइए, मातृत्व अवकाश का अधिकार सिर्फ महिला को मिलता है, पुरुष को नहीं मिलता है, तो यहां पर पुरुषों के साथ भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना जी, ये अपवाद है, अपवाद है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिएगा, पितृत्व अवकाश का भी अधिकार मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और 15 दिन का अवकाश मिलता है। अगर कोई पुरुष अधिकारी, कर्मचारी, प्रोफेसर है, उसको बच्चा होना है, अरे उसके पत्नी को बच्चा होना मारा है, हल्ला मत कीजिए, है हल्ला मत कीजिए। अरे उसके पत्नी को बच्चा होना है, तो उस स्थिति में मिलता है, पुरुष को भी मिलता है, लेकिन उसको 15 दिन का मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिलता है 15 दिन का मिलता है। और देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बात को समझ रहा है कि जब किसी पुरुष के पत्नी को बच्चा होना हो तो पत्नी के साथ पति का रहना आवश्यक है। इस बात को दिल्ली यूनिवर्सिटी समझता है, और इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है पितृत्व का अवकाश देता है, 15 दिन का ही देता है, लेकिन देता है। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये डिसीजन जो है बतलाता है कि अगर आपकी पत्नी को बच्चा होना हो तो आप अपनी पत्नी के साथ रहिएगा, समझे? चलिए हल्ला मत कीजिए, तो यही ना आप लोग में दिक्कत है, यानी कुछ वो समझाने लगते हैं, लड़का लड़की का मामला आता है, हस्बैंड वाइफ का, तो हल्ला करने लगते हैं, फिर हम एग्जांपल छोड़ देंगे, काम खत्म हो जाएगा, समझे? तो ये तो भेदभाव हो गया क्या जी? है? हाँ चलिए अब आगे आइए, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता। देखिए एक लाइन में कहिएगा तो अवसर की समानता, तो कौन चीज में अवसर की समानता? भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन जो नियुक्ति या नियोजन होता है, भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन जो नियुक्ति या नियोजन होता है, उस नियुक्ति या नियोजन में अवसर की समानता। यानी जो गवर्नमेंट वैकेंसी आता है उसमें अवसर की समानता, सबको एक समान अवसर दिया जाएगा, सबको एक समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी अपवाद है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। क्या है ये अपवाद? एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अपवाद क्या है ये, इसको समझिएगा। देखिए आपको जब संविधान बन रहा था तो संविधान को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान था, और डॉक्टर अंबेडकर स्वयं दलित समुदाय से आते थे, और उस समय हमारे समाज में
एससी एसटी समुदाय के लोगों का स्थिति काफी बुरा था। चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, हर जगह एससी एसटी समुदाय के लोग पिछड़े हुए थे। और हमारा देश आगे कब बढ़ सकता है? जब देश का सर्वांगीण विकास होगा, देश के सब लोगों का विकास होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। 2, 4, 5, 10 उद्योगपति के विकास से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। देश की 140 करोड़ आबादी का विकास होना चाहिए, तब देश आगे बढ़ सकता है। और अगर 2, 4, 5 करोड़पति, अरबपति, खरबपति के विकास से हमारा देश का विकास हो सकता था, तो हमारा देश आज भी विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल नहीं होता, बल्कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में हमारा देश शामिल हो जाता। तो संविधान निर्माताओं ने आपसी सहमति से यह निर्णय लिया कि एससी और एसटी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ये लोग पिछड़े हुए हैं, हर तरह से ये लोग पिछड़े हुए हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने आपसी सहमति बनाया और संविधान सभा के सदस्यों के आपसी सहमति से एससी और एसटी समुदाय के लोगों को मूल संविधान में ही आरक्षण दे दिया गया था। एससी और एसटी समुदाय के लोगों को मूल संविधान में ही आरक्षण दे दिया गया था। और एससी और एसटी समुदाय के लोगों को मूल संविधान में आरक्षण देते हुए यह भी कहा गया था कि आगे यह आरक्षण 10 वर्ष तक लागू रहेगा। ये नहीं कह दिया गया था कि एससी एसटी को जीवन भर आरक्षण देंगे ना, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। यह बात नहीं थी कि एससी एसटी समुदाय के लोगों को जीवन भर हम आरक्षण देंगे ना, ऐसी कहीं कोई बात नहीं थी। कहा गया आगामी 10 वर्षों तक आरक्षण देंगे और प्रयास करेंगे कि एससी एसटी समुदाय के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ ले। धीरे धीरे आरक्षण की सीमा बढ़ाया गया और हर बार आरक्षण की सीमा 10 वर्ष तक बढ़ाया गया। आगे 10 वर्षों तक रहेगा, फिर आगे 10 वर्षों तक रहेगा, फिर आगे 10 वर्षों तक रहेगा। और अभी भी एससी एसटी समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। कैसे आरक्षण मिलता है? अगर कोई जनरल कैटेगरी का लोग, बिहार पुलिस की ही हम बात करें, जनरल कैटेगरी के लोग 18 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लोग 18 से 25, लेकिन वही अगर ओबीसी है तो 27 और एससी एसटी है तो 30। तो आप स्वयं सोचिए यहां पर कि 18 से 25 जनरल कैटेगरी का लोग मैक्सिमम 7 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। 7 वर्ष में अगर प्रत्येक बार आया तो 7 बार, ओबीसी 9 बार और एससी एसटी 12 बार अगर प्रत्येक वर्ष फॉर्म आया तो कहां गया अवसर की समानता? यानी सबको एक समान अवसर है, सबको एक समान अवसर है। तो अगर जनरल कैटेगरी के लोगों को 7 बार मौका दिया जा रहा है तो ओबीसी को भी 7 बार और एससी एसटी को भी 7 बार। लेकिन यहां पर ये लागू हो रहा है, जनरल को 7 बार तो ओबीसी को 9 बार तो एससी एसटी को 12 बार। यानी अगर प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आया तो उस संदर्भ में हम बोल रहे हैं। तो ये तो अवसर की समानता की बात नहीं हुई। अवसर की समानता की बात हुई जी? अरे बताइए ना, नहीं ना हुआ, नहीं हुआ। और उसको समाज की मुख्य धारा में जोड़ना था, इसलिए आरक्षण जरूरी था, आरक्षण जरूरी था। लेकिन हमेशा आरक्षण बनी रहे यह सही नहीं है। अरे आप स्वयं बैसाखी के लाठी पर हमेशा चलेंगे तो यह तो सही नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, एससी एसटी समुदाय के लोग अभी भी समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे राजनेताओं की वजह से। हमारे राजनेताओं की वजह से नहीं अभी तक समाज की मुख्य धारा में आ पाए, हमारे राजनेताओं की वजह से। तो इसलिए अभी भी एससी एसटी समुदाय के लोगों को आरक्षण की जरूरत है, अभी भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ा है वो, अभी भी आरक्षण की जरूरत है और इसलिए बनी हुई है और बना रहना भी चाहिए आगे कुछ वर्षों तक, ताकि समाज की मुख्य धारा में ये लोग जुड़ सके। मूल संविधान में तो एससी एसटी को आरक्षण दे दिया गया था, ये तो ठीक है। लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये आरक्षण, ओबीसी आरक्षण 27% और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10%। यह मूल संविधान में नहीं था। ओबीसी आरक्षण 27% और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10%। यह हमारे भारतीय संविधान के मूल संविधान में नहीं था, नहीं था मूल संविधान में। बाद में यह सब आया है, बाद में यह सब जोड़ा गया है, बाद में यह सब आया है, बाद में जोड़ा गया है। कब आया है, कब जोड़ा गया है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब संविधान लागू हुआ ना, तो कुछ दिन के बाद यह देखने को मिला कि शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर सिर्फ एससी एसटी ही पिछड़े हुए नहीं है, बल्कि शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर ओबीसी समुदाय के लोग भी पिछड़े हुए हैं। और ओबीसी समुदाय के लोग जो शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, इन समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाए, नहीं तो ये हमेशा पीछे ही रह जाएंगे, पीछे ही रह जाएंगे।
तो ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। दो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ। काका कालेलकर, इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। जिस वजह से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। जिस वजह से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। काका कालेलकर आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग ने सिफारिश किया बहुत कुछ, लेकिन इसकी बात को भारत सरकार नहीं माना। और अगर आप बात कांग्रेस सरकार की करेंगे ना, कांग्रेस भले ही आज आरक्षण देने के पक्षधर हो, लेकिन कांग्रेस आरक्षण का विरोधी था। कांग्रेस आरक्षण नहीं देना चाहता था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के समय हुआ था। पंडित नेहरू की सरकार ने काका कालेलकर आयोग के रिपोर्ट पर 0% ध्यान दिया, तनिक भी ध्यान नहीं दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। और एक तरह से सही ही था कि लोगों को अपने मेहनत के बल पर संघर्ष करके आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। देखिए, आरक्षण एक प्रकार से बैसाखी के सहारा जैसा हो जाता है, लेकिन जरूरी भी है। देखिए, इसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्ष है, समझ गए। आरक्षण जरूरी भी है और आरक्षण जरूरी नहीं भी है, दोनों बात है। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर ने जो रिपोर्ट दिया, उस पर भारत सरकार कोई ध्यान नहीं दिया, तो इसका कोई महत्व ना है। परीक्षा के लिहाज से सिर्फ इतना बात याद रखिएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इससे ज्यादा कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। परीक्षा सिर्फ इतना ही पूछेगा, नहीं पूछेगा इसकी सिफारिश सब नहीं पूछेगा, बिहार दरोगा का औकात नहीं पूछेगा, समझ गए। और इसका आपके कहने से पूछ देगा, बकथोतन मत कीजिए ज्यादा, ठीक है। पूछ देगा तो चलिए। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का बहुत ज्यादा कोई महत्व नहीं है, सिर्फ परीक्षा के लिहाज से इतना महत्व है कि इसके अध्यक्ष काका कालेलकर थे। इससे ज्यादा कुछ भी इसका कोई महत्व नहीं है। इसके बाद द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बात देता भी है कि नहीं जी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 ईस्वी में हुआ और बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ, जिस कारण इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दिया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दिया। और मंडल आयोग जब अपनी रिपोर्ट 1980 में दिया, तो मंडल आयोग ने अपने रिपोर्ट में सैकड़ों प्रकार की सिफारिश किया। मंडल आयोग ने देश की कुल 3700 प्लस 3743 जातियों को ओबीसी के अंतर्गत बतलाया। यानी अपनी रिपोर्ट में मंडल आयोग ने कहा कि भारत में 3743 जाति ऐसी है जो ओबीसी समुदाय में आती है, और ये जो जाति ओबीसी समुदाय में आती है, इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। ये जो ओबीसी समुदाय में इतनी जाति आती है, ये आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई है, ये आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ी हुई है, इसे आरक्षण मिलनी चाहिए। और मंडल आयोग ने 1980 में जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट में मंडल आयोग ने यह कहा कि क्या कहा कि ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण मिलना चाहिए। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत कर दी। 1980 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी, 1980 से 84 तक बनी रही। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर थोड़ा सा भी इंदिरा गांधी ध्यान नहीं दी। 1984 में इंदिरा गांधी मारी गई। इंदिरा गांधी के मारे जाने के बाद उनका बेटा राजीव गांधी 1984 से 89 तक प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। मतलब कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के पक्ष में नहीं था। कुल मिलाकर के हम ये बतलाना चाह रहे हैं, कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के पक्ष में नहीं था। अगर कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के पक्ष में होता तो 1980 में रिपोर्ट आया, 1980 से 89 तक कांग्रेस की ही सरकार थी, लागू कर सकती थी, हां या ना, कर सकती थी, लेकिन लागू नहीं। मतलब कांग्रेस ओबीसी आरक्षण का समर्थक नहीं था। 1989 तक नहीं लागू हुआ। फिर आपको देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर बने। फिर आपको देश के प्रधानमंत्री 1990 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह बने। देश के प्रधानमंत्री 1990 ईस्वी में
विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, वीपी सिंह। 1990 में जब देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने, विश्वनाथ प्रताप सिंह बने, वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया। वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया, अर्थात ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण देने की घोषणा कर दिया। और जब यह घोषणा हुआ ना, इसका बहुत विरोध हुआ, बहुत विरोध हुआ। कुछ लोग इसके समर्थन में थे, कुछ लोग इसके विरोध में थे। इसका विरोध हुआ और इसका विरोध सामान्य वर्ग के लोगों ने किया, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले लोगों ने इसका विरोध किया, चक्का जाम कर दिया था। देश का माहौल बिगड़ गया था, देश का माहौल बिगड़ गया था ओबीसी आरक्षण लागू होने के बाद। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार चली गई, लेकिन लागू कर दिया तो कर दिया। और फिर ओबीसी आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ओबीसी आरक्षण को जायज माना, जायज माना, क्योंकि हमारा संविधान यह कहता है कि कोई भी आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसे आगे बढ़ाया जाए, और जब तक आप उसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया ओबीसी आरक्षण को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा सहनी केस 1992, इंदिरा सहनी केस 1992 1992 में ओबीसी आरक्षण को जायज बतलाया। और इंदिरा सहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को जायज बतलाते हुए क्रीमी लेयर का सिद्धांत दिया, क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर। और इंदिरा सहनी केस में क्रीमी लेयर को परिभाषित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ओबीसी समुदाय के वैसे लोग, ओबीसी समुदाय के वैसे लोग जो आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर बेहतर स्थिति में हैं, बेहतर स्थिति में हैं, वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे, और ओबीसी समुदाय के वैसे लोग जो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे उन्हें 27% आरक्षण नहीं मिलेगा, उन्हें 27% आरक्षण नहीं मिलेगा। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, फिर से हम दोहरा रहे हैं। जब ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया तो रोड पर तो जो हुआ हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अनेकों याचिका दायर, एक दो नहीं, अनेकों याचिका दायर हुआ था ओबीसी आरक्षण के खिलाफ। पूरे देश के भीतर अलग अलग स्टेट में ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर हुआ था, और पूरे देश के भीतर अलग अलग न्यायालय में जो ओबीसी आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर हुआ था, उस सब याचिका, सब पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट एक जगह कलेक्ट किया, और सभी पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय एक मुस्त निर्णय दिया। इंदिरा सहनी केस 1992 के तहत, इंदिरा सहनी केस 1992 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ओबीसी आरक्षण को जायज बतलाया, और क्रीमी लेयर का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का सिद्धांत देते हुए यह कहा कि ओबीसी के अंतर्गत आने वाली कोई भी जाति के कोई भी लोग अगर आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर संपन्न है, अगर आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर संपन्न है, तो उसे ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे लालू यादव, यादव जी हैं, ओबीसी, यादव जाति ओबीसी में आता है, ओबीसी में आता है, और लालू यादव का परिवार निश्चित तौर पर क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे, इतना धन संपत्ति है, हर चीज है, तो उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ थोड़े मिलेगा, नहीं मिलेगा। उन्हें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते हैं। ओबीसी आरक्षण का लाभ उसे मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है। ओबीसी समुदाय के अंतर्गत भी वैसे लोग जो नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आता है, उसे ही ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। और इसलिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आपको डिफाइन करना होता है कि आप क्या है, क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है। आप क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे तो आपको नहीं मिलेगा ओबीसी आरक्षण का लाभ, आप नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे तो आपको ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा, ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर आप समझ पा रहे हैं। और हाल फिलहाल का 2017 में यह कहा गया है कि भारत के भीतर वैसे लोग जिनका एनुअल इनकम, वार्षिक इनकम 8 लाख रुपया या उससे अधिक है, वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे। पहले ये 6 लाख था, 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया गया है, और कहा गया है कि भारत के वैसे लोग जिनका इनकम 8 लाख रुपया या उससे अधिक है वार्षिक, वो क्रीमी लेयर की श्रेणी में आएंगे, और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उसे मिलेगा जो नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में आते। कुछ समझ में आया? क्लियर है? आगे अब देखिएगा, वीपी सिंह ने 1990 में ओबीसी समुदाय के लोगों को आरक्षण दे दिया, सामान्य वर्ग के लोग रोड पे उतर गए। वीपी सिंह के बाद अगले प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, अगले प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव।
1991 से 1996। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने ना, तो इन्होंने देखा कि सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण को लेकर के रोड पे है। तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने पहली बार यह प्रयास किया कि जनरल कैटेगरी यानी सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया जाए, सामान्य वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दिया जाए 10% तक। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ही 1991 ईस्वी में पहली बार यह प्रयास किया कि सामान्य वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी के सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उन्हें भी आरक्षण दिया जाए 10% तक। प्रयास पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने किया। और जो पीवी नरसिम्हा राव जी का सरकार था वो गठबंधन की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। इन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो इसको सपोर्ट कर रहे कुछ राजनीतिक पार्टियां थी वो इनसे सपोर्ट खींचने को तैयार हो गए। अगर सपोर्ट खींच लेते तो ये प्रधानमंत्री नहीं रह जाते। तो इन्होंने प्रयास किया, लेकिन ये सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक आरक्षण देने में असफल हो गए, क्योंकि इनकी जो सरकार थी वो गठबंधन की सरकार थी, इसलिए ये देने में असफल हो गए। फिर उसके बाद किसी प्रधानमंत्री ने चाहे एचडी देवगौड़ा हो, आईके गुजराल हो, इनके बाद एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल 1996, 97, 1997, 98, 1996 से 1998 का जो दौर था ना, 1996 से 1998 का जो दौर था ना, वो जो 2 वर्ष था उसको लालू युग कहने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो 2 वर्ष में 1996 से 98 लालू यादव के एक फोन से प्रधानमंत्री हट जाता था, एक फोन से प्रधानमंत्री बन जाता था। 1996 से 98 वो उनका दौर था, वो उनका समय था। जो एचडी देवगौड़ा बने हैं लालू यादव के कारण, जो आईके गुजराल बने हैं लालू यादव के कारण, फिर उसके बाद उनका दौर खत्म हुआ। तो एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, फिर जो है आपको अटल बिहारी वाजपेयी, फिर जो है आपको मनमोहन सिंह, कोई भी, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी भी अपने प्रथम कार्यकाल में सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने को लेकर कहीं कुछ भी कोई चर्चा फर्चा नहीं किया। लेकिन जब 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था, अप्रैल मई 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था, अप्रैल मई 2019 में लोकसभा का चुनाव होना था, अप्रैल मई 2019 में, तो हर राजनीतिक पार्टी, हर प्रधानमंत्री अपना कुछ ना कुछ इंटरनल डाटा कलेक्ट करता है कि आखिरकार हमें इतना बड़ा जो जनमत मिल रहा है, इतना बड़ा जो समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन किन की वजहों से मिल रहा है। तो मोदी जी के सलाहकारों ने मोदी जी को बतलाया कि अगर आप चाहते हैं 300 पार तो ऐसा कीजिए, मतलब सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दीजिए 10% तक। ऐसे तो सामान्य वर्ग के लोग अधिकतर आपके समर्थन में आए ही, लेकिन दे दीजिएगा तो उन लोगों को भी लगेगा कि हमारा हितैषी है मोदी जी, और उलट पलट के देगा मत, और उलट पलट के देगा तो 300 पार हो ही जाएंगे। तो केंद्र की मोदी सरकार, जो कि अपने पहले टर्म में भी पूर्ण बहुमत के साथ आई थी, वादा तो बहुत किया लेकिन निभाया नहीं। ऐसे घोर कलयुग है, इसमें सिर्फ वादा होता है, कोई निभाता नहीं है, समझिए। तो इसलिए मोदी जी ने निभाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये घोर कलयुग है, ठीक है। इसलिए तो 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक विधेयक लाया। उस विधेयक में यह प्रावधान किया कि सामान्य वर्ग के वैसे लोग जो आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, सामान्य वर्ग के वैसे लोग, जनरल कैटेगरी के वैसे लोग जो आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उन्हें 10% तक आरक्षण दिया जा रहा है। मोदी जी को लोकसभा में भी बहुमत था, राज्यसभा में भी बहुमत था। यह विधेयक 8 जनवरी 2019 को आया, 8 जनवरी 2019 लोकसभा पारित किया, 8 जनवरी 2019, 9 जनवरी 2019 को राज्यसभा पारित किया, और 12 जनवरी को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया। 12 जनवरी को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया, मतलब 4 दिन के भीतर विधेयक ला करके हमारे मोदी जी पारित करवा लिए और उसको लागू कर दिया गया।
और उसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लागू किया गया। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत लागू किया गया और इसके तहत सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए, सामान्य वर्ग के आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए लोगों को आरक्षण दे दिया गया, आरक्षण दे दिया गया। और जरूरी था ये। कहिए क्यों जरूरी था? जरूरी था ये इसलिए जरूरी था कि ऐसा थोड़े है कि जनरल कैटेगरी में अगर कोई आता है, वो धनवाने है, उसका बाल बच्चा आईएएस अफसर ही है, यानी शैक्षणिक तौर पर आगे है, मतलब आईएएस अफसर है सबका, और धनवान है मतलब सब करोड़पति अरबपति खरबपति है। ऐसा तो नहीं है। सामान्य वर्ग के अंतर्गत आने वाले भी बहुत सारे लोग आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े हुए हैं। तो जब आप एससी एसटी को दे रहे हैं, ओबीसी को दे रहे हैं, तो जनरल को क्यों नहीं? जनरल को भी मिलना चाहिए। और ये हमारे मोदी जी ने सही किया, ये कोई गलत नहीं किया, ये सही डिसीजन है केंद्र की मोदी सरकार का। खैर, इसके हम तो पहले ही बोल चुके हैं, आरक्षण के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू है। लेकिन जब आप एससी को दे रहे हैं, एसटी को दे रहे हैं, ओबीसी को दे रहे हैं, तो जनरल को क्यों नहीं? एकदम मिलना चाहिए। जो हकदार है उन्हें मिलना चाहिए। और केंद्र की मोदी सरकार देने में सफल हो गए। तो आज के डेट में तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सबको आरक्षण मिल रहा है। तो ये जो आरक्षण की व्यवस्था है, ये कहीं ना कहीं अनुच्छेद 16 अर्थात अवसर की समानता का उल्लंघन करता है। लेकिन क्या किया जाए? जरूरी भी तो है, जरूरी भी तो है। तो ये अनुच्छेद 16 के विषय में हुआ। आशा करते हैं आप समझे होंगे। इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। देखिए, ऐसे अगर आप कहते तो हम 2 लाइन में खत्म, 5 मिनट में खत्म कर दे। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा, 13 मौलिक अधिकार की रक्षा, 14 विधिक समक समानता, 15 सामाजिक समानता, 16 अवसर की समानता। मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा, 1 मिनट में खत्म हो सकता था। लेकिन जो है ये सब चीज पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, तो इसलिए जरूरी है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है? तो हमारा बहुत सारा चला सब लुसेंट उसेंट रटवाने लगा है, तो हमारी चला और हमें अंतर रहना चाहिए जी, है कि ना? हाँ, आपको तो हम सिर्फ नौकरी नहीं ना होने दीजिए, आपको सिर्फ नौकरी नहीं हो, मुसल्लफपुर हाट के बीच चौराहा पर फांसी लटकाएंगे हम आपको। किम जोंग उनका बाप है हम, समझे? सिर्फ रिजल्ट ना हो विद्यार्थी का। है शांत रहिए, है शांत रहिए। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 के बाद अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। और यह जरूरी था, अस्पृश्यता के अंत को मौलिक अधिकार में शामिल करना एकदम जरूरी था। क्योंकि देखिए, छुआछूत की भावना से क्या होता है जानते हैं? लोगों में हीन भावना आ जाती है, लोगों का विकास रुक जाता है। समाज में अगर ये विद्यमान रहता तो फिर ठीक नहीं है, ये व्यवस्था एकदम सही नहीं है। एक कोई नाना पाटेकर का मूवी है, कोई है मूवी, अब याद ना है, उसमें नाना पाटेकर कहते हैं हिंदू का खून हरा होता है, मुसलमान का पियर होता है, दोनों का लाले होता है, समझे? हाँ, जो भी हो, ठीक है। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब गलत चीज है। लेकिन हमारे समाज में, क्या हुआ जी? परेशान कर रहा है लड़का जी, ऐसे वो शादीशुदा है, काय परेशान करता है? चलिए, लड़की के पीछे बैठ करके परेशान कीजिएगा, मुंह तोड़ देंगे हम। चलिए चलिए भाई, है संद्री। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, अस्पृश्यता का अंत याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, हम आपको शुरू में ही बोल दिए थे, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक सब अनुच्छेद कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में समानता स्थापित करने की बात करता। बोले थे ना जी, अस्पृश्यता का समाज से अंत करके समाज में समानता ही ना स्थापित करने की बात की जा रही है। समझ गए? हमारे देश से अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत करके देश में समानता ही ना स्थापित करने का प्रयास किया गया है जी। इसके बाद आप स्वयं सोचिए, कोई व्यक्ति उपाधि धारण कर ले तो ये तो कहीं ना कहीं समानता का उल्लंघन होगा। तो इसलिए संविधान में ही कह दिया गया। देखिए, पहले के राजे महाराजे होते थे, उपाधि धारण कर लेता था, महाराजा धीराज, परम भट्टारक, समझ गए, शंकर भक्त, अलग अलग उपाधि अपना शासक धारण करता था। तो देखा गया कि आजादी काल में जो देशी रियासत के राजे महाराजे होते थे, देशी रियासत के राजे महाराजे भी
अपने आप को विशेष दिखाने के लिए उपाधि धारण कर लेता था। तो संविधान निर्माताओं को यह शक हुआ कि संविधान लागू होने के बाद भी ना कोई उपाधि धारण करके समाज में भेदभाव की भावना का विकास करे। तो इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 18 में स्पष्ट तौर पर लिख दिया, उपाधियों के अंत की घोषणा करते कोई भी व्यक्ति कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। और बात अगर राज्य की जाए, राज्य का मतलब क्या? भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, पंचायती राज संस्था। अगर बात राज्य की जाए तो राज्य उपाधि दे सकता है, लेकिन राज्य सेना या विद्या संबंधी उपाधि राज्य दे सकता है। सेना या विद्या संबंधी उपाधि राज्य दे सकता है, लेकिन सेना या विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य कोई भी उपाधि किसी भी व्यक्ति को भारतवर्ष के भीतर राज्य के द्वारा नहीं दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को राज्य के भीतर नहीं दिया जाएगा। और यही अनुच्छेद 18 को ही पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 18 ही यह भी कहता है कि जो है बिना, अगर कोई भारतीय व्यक्ति किसी दूसरे देश से उपाधि लेना चाहता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के उपाधि ग्रहण करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेकर उपाधि ग्रहण करेगा। तो ये भी बात है, आप इन चीजों को याद रखिएगा। अब आइए 2 मिनट में इसको याद करते हैं। 14 से 18 आपका खत्म हुआ, ठीक है। आगे बहुत कुछ लिखाना है, नोट दीजिए। तो हाँ लिखाना, आप चिंता मत करें, आप लिखाएंगे, आप एकदम से चिंता मत करें, आपको हम लिखाएंगे। बहुत कुछ लिखाना है इसमें, समझे। खैर लिखाने से पहले याद कीजिए, पहले याद कीजिए आप, ठीक है। पहले याद करना जरूरी है। हल्ला मत कीजिए, आप लोग बड़ी हल्ला करते भा महाराज। कौन मिट्टी के बने हुए हैं आप लोग? हाँ कोई बात नहीं। आगे आइए। राज्य की परिभाषा कौन अनुच्छेद में? भारत की संसद, भारत की सरकार राज्य में आता है। राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, पंचायती राज संस्था, LIC, ONGC, सेल भेल गेल आता है ना, PSNL सब आता है। पटना यूनिवर्सिटी, जितना भी सरकारी संस्था है सब आता है, जितना भी सरकारी संस्था है सब आता है, ठीक है। आगे बताइएगा कौन अनुच्छेद मौलिक अधिकार की रक्षा की बात करता है? कौन अनुच्छेद में विधि, कानून या अध्यादेश को परिभाषित किया? कौन अनुच्छेद यह कहता है कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान लागू होने के बाद बनी विधि अगर भाग 3 का उल्लंघन करता है तो वह मान्य नहीं होगा? 13, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 13 की मूल विशेषता क्या है? न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश के संविधान की मूल विशेषता है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तीनों का काम अलग अलग या तीनों का काम एक? तीनों का काम, और तीनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र है ना जी, लेकिन सबका एक दूसरे पर कंट्रोल है या ना है ना जी। तो एक बात बताइएगा, कार्यपालिका द्वारा जारी आदेश, विधायिका द्वारा निर्मित विधि की जांच कौन करता है? और न्यायपालिका जांच करके यह बताता है कि संवैधानिक दायरा या संवैधानिक प्रावधान के तहत है या नहीं, यह बताता है ना। तो न्यायपालिका जो जांच करके यह बताता है कि संवैधानिक दायरा या संवैधानिक प्रावधान के तहत है या नहीं है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? न्यायिक क्या प्रत्यक्ष तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की चर्चा भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद में है? नहीं ना है। और प्रत्यक्ष तौर पर अनुच्छेद 13, 32 और 200। और प्रत्यक्ष तौर पर कौन कौन अनुच्छेद में? 13, 32 और 200, 13, 32 और 200। चलिए एक बात बताइए, समानता के अधिकार की चर्चा कौन अनुच्छेद में? 14 से विधि के समक्ष समानता, ये प्रावधान कहां से लिया गया? विधियों के समान संरक्षण। इसका अपवाद राष्ट्रपति राज्यपाल को लेकर परमादेश जारी नहीं किया जाना है ना जी, और राष्ट्रपति राज्यपाल के खिलाफ गिरफ्तारी नहीं जारी किया जाना, इसका अपवाद है ना जी, हाँ या ना। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग इत्यादि आधार पर समाज में कोई भेदभाव ना हो और भेदभाव पर प्रतिषेध लगाकर सामाजिक समानता स्थापित किया जाए, कौन अनुच्छेद? कौन अनुच्छेद? जो सार्वजनिक स्थल, होटल, झील, नदी, झरना में कोई भी समुदाय के लोग चले जाते हैं, कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 15। और मातृत्व अवकाश, सामाजिक समानता, अनुच्छेद 15 का अपवाद ना है जी, हाँ या ना? हाँ ना जी। अवसर की समानता, अवसर की समानता, अवसर की समानता, लेकिन इसका अपवाद SC, ST, OBC, EWS आरक्षण है ना जी। कौन से दो ऐसे समुदाय है जिसको मूल संविधान में आरक्षण मिला है? SC और, क्लियर है ना ये बात? अच्छा एक बात बताइएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ है? इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया है? कब दिया है? इस आयोग ने ओबीसी समुदाय के लोगों को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की बात? तो ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण दिया जाए, यह प्रावधान किसने किया है? किस आयोग ने किया?
किस आयोग ने किया? किस आयोग ने? और ओबीसी समुदाय के लोगों को 27% तक आरक्षण की व्यवस्था लागू कब किया गया? किस प्रधानमंत्री ने किया? किस प्रधानमंत्री ने? पहली बार सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक आरक्षण देने का प्रयास किसने किया? किसने किया? लेकिन वे सफल हुए नहीं ना हुए? अच्छा, एक बात बताइएगा, ओबीसी समुदाय के लोगों को, ओबीसी समुदाय के लोग, जनरल समुदाय के लोगों को 10% तक आरक्षण केमा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, केमा 103 मा कौन प्रधानमंत्री के काल में? नरेंद्र। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। क्लियर। चलिए अब सुनिए ध्यान से, ध्यान से क्या सुनना है आपको? देखिए ये जो बैग लेकर के ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो ये सब काम मत कीजिए महाराज, जब तक क्लास खत्म करने की घोषणा ना करे आप लोग बैग मत समेट लीजिए, समझे? अब सुनिए, परसों 15 अगस्त ना है जी, 15 अगस्त का छुट्टी है, ठीक है? हल्ला मत है, जो समझा रहे हैं समझिए आराम से, है समझिए, है सुनिए ना, बात सुनिए। परसों 15 अगस्त है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त का छुट्टी है परसों, ठीक है? और अगली बात आप सुनिए कि देखिए बिहार पुलिस, देखिए जिसका परीक्षा सामने होता है ना उस पर ध्यान देना जरूरी होता है, जो सामने है पहले उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ठीक है? तो बिहार पुलिस एग्जाम डेट दे दिया है, बिहार पुलिस परीक्षा एग्जाम डेट दे दिया, बिहार पुलिस परीक्षा एग्जाम डेट दे दिया, ठीक है? तो बिहार पुलिस परीक्षा जो एग्जाम डेट दे दिया है, ध्यान से आप सुनिए, बिहार पुलिस परीक्षा जो एग्जाम डेट दे दिया है, बहुत सारे बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र एवं छात्राएं बिहार पुलिस का भी फॉर्म भरे होंगे, ठीक है? तो लिखिए, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 12 तो लिख ले है, कोई दिक्कत ना। अनुच्छेद 13 की मूल विशेषता, अनुच्छेद 13 की मूल विशेषता, अनुच्छेद 13 की मूल विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन है। 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 न्यायिक पुनर्विलोकन है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 13 ही हमें, अनुच्छेद 13 ही हमें विधि या अध्यादेश के विषय में बताता है। अनुच्छेद 13 ही हमें विधि या अध्यादेश के विषय में बताता है। अनुच्छेद 13 ही हमें विधि या अध्यादेश के विषय में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट,
संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अस्थायी विधि है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अस्थायी। अनुच्छेद 13 ही हमें विधि या अध्यादेश के विषय में बताता है। अनुच्छेद 13 ही हमें विधि या अध्यादेश के विषय में बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अस्थायी विधि है। नेक्स्ट पॉइंट, संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अस्थायी विधि है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अस्थायी विधि है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अस्थायी विधि है। संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अस्थायी विधि है। वहीं 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 राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, वहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, वहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अस्थायी विधि है। वहीं राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश अस्थायी विधि है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिए गए हैं। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिए गए हैं। तो वहीं विधियों के समान संरक्षण संबंधी प्रावधान, 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 तो वहीं विधियों के समान संरक्षण संबंधी प्रावधान अमेरिका से लिए गए हैं। नीचे से अनुच्छेद 14 का अपवाद है। एक मिनट ब्रिटिश न्यायविद स्टार मार के लिखिए, ब्रिटिश न्यायविद एबी डाइसी नाम है। ब्रिटिश न्यायविद एबी डाइसी ने कहा है कि विधि के समक्ष समानता विधि के शासन का मूल तत्व है। विधि के समक्ष समानता विधि के समक्ष समानता विधि के शासन का मूल तत्व है। विधि के समक्ष समानता विधि के शासन का मूल तत्व है। विधि के समक्ष समानता विधि के शासन का मूल तत्व है। आगे अनुच्छेद 14 का अपवाद है। आगे अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद 14 का अपवाद है।
1 नंबर में राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। आगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहते हुए 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 किए गए कार्यों को लेकर राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर रहते हुए किए गए कार्यों को लेकर उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ये बात है अनुच्छेद 361 में। कॉस्ट में लिख लीजिए अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 अनुच्छेद उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। उसे न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ये बात है अनुच्छेद 361 में। कॉस्ट में लिख लीजिए अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 अनुच्छेद 361। आगे आगे अब बाद में ही तीसरा अनुच्छेद 361 को अनुच्छेद 361 को के तहत मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 361 को के तहत मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 361 को के तहत मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 361 को के तहत मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है। आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट चौथा, अनुच्छेद 105 के तहत अनुच्छेद 105 के तहत सांसद सदस्यों को अनुच्छेद 105 के तहत सांसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के तहत अनुच्छेद 105 के तहत सांसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 105 के तहत सांसद सदस्यों को और अनुच्छेद 105 के तहत सांसद सदस्यों को और अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अनुच्छेद 194 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को। चलिए नोट कहां है? आगे लिखिए, सामाजिक समानता का अधिकार, जाति, लिंग, धर्म, स्थान। अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 अनुच्छेद 15 लिखिएगा। इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति, राज्य धर्म, मूल, वंश, जाति इत्यादि आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त कर
समानता स्थापित करने का प्रयास करेगा। 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 अनुच्छेद 16, सरकार के अधीन होने वाले नियुक्ति या नियोजन में, सरकार के अधीन होने वाले नियुक्ति या नियोजन में सरकार के अधीन होने वाले नियुक्ति या नियोजन में, सरकार के अधीन होने वाले नियुक्ति या नियोजन में सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सरकार के अधीन होने वाले नियुक्ति या नियोजन में सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सरकार के अधीन होने वाले नियुक्ति या नियोजन में सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। सभी को एक समान अवसर प्रदान किया जाएगा। फुल स्टॉप। आगे अब लिखिए, वही प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, द्वितीय तृतीय, ये सब लिखना है। लिखिएगा, इसका नीचे से स्टार मार के, इसका अपवाद SC ST OBC और EWS को आरक्षण है। अनुच्छेद 16 का अपवाद है। इसका अपवाद SC ST, इसका अपवाद SC ST OBC और EWS आरक्षण है। आगे स्टार मार के, मूल संविधान में, मूल संविधान में सिर्फ SC और ST समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया था। मूल संविधान में सिर्फ SC और ST समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया था। मूल संविधान में सिर्फ SC और ST समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया था। मूल संविधान में सिर्फ SC और ST समुदाय के लोगों को आरक्षण दिया गया था। आगे स्टार मार के, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ। लिखा हुआ है कहाँ? सब चीज लिखा हुआ है, टोटल है। अच्छा ठीक है, रुकिए ना, देख लेते हैं। लिखा हुआ है तो छोड़ देंगे। कहाँ लिखा हुआ है? VP है, BP कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एगो पॉइंट ना है, एगो पॉइंट लिखिए तो। BP मंडल आयोग ने, या मंडल आयोग ने, ऐसे लिखे ना, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दिया। जो नहीं लिखा हुआ वो लिखा देते हैं। मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 ईस्वी में दिया। मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 ईस्वी में दिया। 1980 ईस्वी में दिया। फुल स्टॉप। मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू 1990 में, मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू 1990 में, मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू 1990 में अच्छा एगो पॉइंट ना है, एगो पॉइंट लिखिए तो। BP मंडल आयोग ने, या मंडल आयोग ने, ऐसे लिखे ना, मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दिया। जो नहीं लिखा हुआ वो लिखा देते हैं। मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 ईस्वी में दिया। मंडल आयोग ने अपना रिपोर्ट 1980 ईस्वी में दिया। 1980 ईस्वी में दिया। फुल स्टॉप। मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू 1990 में, मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू 1990 में, मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू 1990 में, मंडल आयोग के रिपोर्ट को लागू 1990 में,
1990 में प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। 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 नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। पहली बार 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने, पहली बार 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने, पहली बार 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने, पहली बार 1991 ईस्वी में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने सामान्य वर्ग के आर्थिक और सामान्य वर्ग के आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर, सामान्य वर्ग के आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण, 10% आरक्षण देने का प्रावधान, 10% आरक्षण देने का प्रावधान, 10% आरक्षण देने का प्रयास, 10% आरक्षण देने का प्रयास किया, 10% आरक्षण देने का प्रयास किया, लेकिन वे इसमें असफल हो गए, लेकिन वे इसमें असफल हो गए, लेकिन वे इसमें असफल हो गए। जनवरी 2019 ईस्वी में, उसी में कंटिन्यू, जनवरी 2019 ईस्वी में, जनवरी 2019 ईस्वी में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जनवरी 2019 ईस्वी में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा जनवरी 2019 ईस्वी में केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए सामान्य वर्ग के लोगों को, सामान्य वर्ग के लोगों को 10% तक 10% तक आरक्षण दिया, 10% तक आरक्षण दिया। ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत, यानी 103वां के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत, इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 2 नए अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 का क्लाउज 6 और अनुच्छेद 16 का क्लाउज 6 जोड़ा गया। 2 अनुच्छेद, भारतीय संविधान में 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 15 का क्लाउज 6 और अनुच्छेद 16 का क्लाउज 6 जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 का क्लाउज 6 और अनुच्छेद 16 का क्लाउज 6, 666, 15 का क्लाउज 6 और 16 का क्लाउज 6 जोड़ा गया। 15 का क्लाउज 6 और 16 का क्लाउज 6 जोड़ा गया। ठीक है।
चलिए खत्म हुआ, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी भाइयों एवं बहनों का। निकल जाइए, लगता है जेल में बंद थे। बच गए जी। वो लड़की तो ऐसा रिएक्शन दे रही है, लगता है मरने वाली थी, बच गई।